नया करते हैं, हमेशा रिपोर्टर पूछते हैं लोगों से, आज लोग पूछेंगे रिपोर्टर से सवाल। अभी हमारी सरकार ने, जो देश की गवर्नमेंट है, उसने अपना एजुकेशन मिनिस्टर बदल दिया है। आपको क्या लगता है क्यों बदला उन्होंने? इतने दिन के इंतजार के बाद, 30 दिन इंतजार करने के बाद अब क्यों बदला, पहले क्यों नहीं बदला? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा नाम सन्नी कुमार चंद्रवंशी और मैं वार्ड 38 का मेंबर हूं, और मैं वार्ड 38 से वो चिंगारी हूं जो इस तख्ता को पलटने के लिए आज खड़ा हूं। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व फील हो रही है कि आज तक प्रेस रिपोर्टर सवाल करते थे नेता से, और आज जनता सवाल कर रही है एक ऐसे आदमी से जो कि अपने पार्टी के लिए, समाज में वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। तो ये बदलाव जो हुआ क्यों हुआ? ये बदलाव है जिस तरह सीजेपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो गट्स दिखाया है, वो बदलाव मुझे इस नारी शक्ति के रूप में दिख रहा है। नहीं, गवर्नमेंट ने क्यों ये चेंज किया कि इतने 30 दिन इंतजार करके क्यों चेंज किया? अगर चेंज करना था तो पहले दिन चेंज करती, इतने दिन इंतजार किया क्यों? आपको क्या लगता है इसमें कुछ उसका पॉलिटिकल रीजंस है या नहीं है? बहुत अच्छी बात है, और आपने जो पूछा ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको जरा सा पीछे जाता हूँ। हमारे महान का क्रांतिकारी भगत सिंह, उन्होंने एक वाक्य कहा था, एक छोटा सा शब्द कहा था जो आज भी हमारे जेहन में है कि जब कान बहरे हो जाएं तो उसके लिए धमाका जरूरी है। और इन बच्चों के धमाकों ने उन बहरे कानों को सुनने पर मजबूर किया, और 30 दिन में उन्होंने इस्तीफा दिया कि ये इस्तीफा उनको डे 1 में देना चाहिए था, लेकिन ये अहंकार है, और अहंकार रावण का भी नहीं रहा है। और बीजेपी को यह अहंकार हुआ है कि हम जो करेंगे सो सही करेंगे। लेकिन इन बच्चों के द्वारा नीट के एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ, ये हमेशा लीक होता गया है, लेकिन इस बार मैसेज लीक हुआ है, और इस मैसेज लीक होने से बच्चे जाग गए आज तक। तो मैं ये बांकीपुर के जनता से भी अपील करता हूं कि जिस तरह हमारे देश के बच्चे जाग गए हैं, इस बार उनको जागना है और बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेना है। हमारे बांकीपुर का ये इतिहास रहा है जो सबसे समृद्ध और रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब वोटिंग की बात आती है तो जो परसेंटेज होता है बहुत ही कम होता है। तो जिस तरह बच्चों ने जाग के नेता को मजबूर कर दिया कि आप इस्तीफा दीजिए, और बीजेपी अहंकार में ये इस्तीफा नहीं दे रही थी, लेकिन भगत सिंह के उसूलों पर चलने वाले बच्चों ने ऐसा धमाका किया कि वो मजबूर हो गए और उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बच्चों की जीत है। तो जिस तरह बच्चे जीते हैं, हमारे वार्ड, हमारे बांकीपुर की जनता से ये मेरा अपील है कि बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लीजिए, और अपने दिल से, मन से, सोच समझ के ऐसे आदमी को वोट कीजिए जो पढ़ा लिखा हुआ हो, ना कि वैसे व्यक्ति को जिसे अपना नाम माइक के सामने बोलना पड़ जाए तो उसके अगल बगल झांकने पर मजबूर हो जाता हो। तो आप चाहते हैं कि वार्ड संख्या 38 से कोई नया चेहरा सामने आए? मैं सिर्फ वार्ड संख्या 38 से ही नहीं, क्योंकि ये वार्ड का इलेक्शन नहीं है, ये बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है। तो मैं चाहता हूं कि परिवर्तन ही हमारे राजा तक हमारी आवाज को पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि बांकीपुर इलेक्शन से जीत जाते हैं, एक नया चेहरा सामने आता है। हम नाम नहीं ले रहे किसी चेहरे का, वो चेहरा कोई भी हो सकता है, आपका जन स्वराज का भी हो सकता है, या फिर हमारे लालू यादव की पार्टी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। हम नाम नहीं ले रहे किसी का। बीजेपी हमारा पहले था, हमारे यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी का राज कर रहा था। अब मानते हैं जन स्वराज आ जाता है, तो क्या वो ये गारंटी करता है, क्योंकि वो विपक्ष में रहेगा अभी, जो हमारी ऑलरेडी सरकार है बिहार में, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और एनडीए की सरकार है, अगर वो अभी अब बनता है जन स्वराज, तो एक तरीके से ओपोजिशन पार्टी आएगी, तो क्या वो ये गारंटी करता है कि वो हर चीज में आगे खड़े होकर अपोज करेगा गलत चीज में? आपने जो सवाल किया हुआ अभी, और मुझे जहां तक लगता है कि ये सवाल प्रत्येक बांकीपुर के जनता का है कि क्या हमारे जो जन स्वराज के महानायक हैं प्रशांत किशोर जी, वो क्या हमारे सपनों पे खरे उतरेंगे? तो मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें बोलूँगा। आज अगर कुछ भी होता है तो हमें डराया जाता है कि वोट बीजेपी को दीजिए, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। भैया, आप 40 साल से हमारे बांकीपुर में राज कर रहे हैं, फिर भी आपको ये डर दिखा के जीतना पड़ रहा है कि जिस तरह गब्बर के समय बोलते हैं सो जाओ बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वही चीज बीजेपी खेल रही है कि आप लोग वोट दीजिए हमको, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। तो भैया, आपने क्या किया? आपने आदमी को जीतने के लिए
अपने काम को दिखाना पड़ता है कि मैंने ये करके जीता है, ना कि बाहर से लोगों को बुला के, फिल्मी स्टार को बुला के दिखाना पड़ता है कि भैया हमारे पास ये है। अगर आप लोगों को, अपने बाहरी लोगों को बुला के और अपने सितारों को दिखा के आप वोट मांग रही हैं, तो ये आपके, इसका मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है। लेकिन अगर किसी और गलत अभी- चीज का अभी- हमें अभी- अभी अपोज मेरी बातें करना है। पूरी नहीं हुई है। जैसा कि कह रही है कि प्रशांत किशोर जी खरे उतरेंगे नहीं। आज के डेट में हमारे विधानसभा में विपक्ष एकदम निरंकुश हो चुकी है, क्योंकि कोई भी विपक्ष में आवाज नहीं है। तो हमें एक ऐसा आवाज चाहिए जो 242 जितने भी विधायक हैं, जो बिना मतलब के सिर्फ खा रहे हैं, एसी का मजा ले रहे हैं और देश के पैसे पे राज कर रहे हैं, उनका कान खोलना जरूरी है। तो प्रशांत किशोर जैसा एक मजबूर, दमदार इंसान चाहिए, जिसको पता है कि रणनीति कैसे बनाते हैं और लोगों से काम कैसे करवाते हैं। जैसा मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले वृद्धा पेंशन की बात हो रही थी। हाँ, बीजेपी का नहीं, वो वृद्धा पेंशन के बारे में मैं बात कर रहा था। तो उनके डर से 10-10 हजार रुपये हर महिलाओं को मिला। तो ये डर किसका है? आज हर गली में जो 2 महीना पहले इतना छोड़ दिया गया था, जिससे नाला का पानी भर जाता था और आए दिन स्कूटी हवाई उसमें पलट के गिर जाता था और आदमी चोटिल हो जाता था। और ये प्रशांत किशोर का डर है कि वो काम जल्द से जल्द होने लगा। तो अभी शुरुआत में जब वो इलेक्शन जीते नहीं, सिर्फ अभी अपना प्रचार किया, इलेक्शन में खड़ा हुए, इतना सुनने के बाद ही पूरा बीजेपी महकमा पूरे रोड पे आ गए हैं। जिस चेहरे को देखने के लोग तरसते थे, वो चेहरे आज गली गली, घर घर, नुक्कड़ पे सभा कर रहे हैं। तो ये किसके कारण हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रशांत किशोर के कारण। क्योंकि आरजेडी पहले भी था, जदयू पहले भी था, लेकिन सिर्फ एक प्रशांत, जंगल में एक शेर के आने के कारण पूरा जो सियार समाज है वो डरा हुआ है। आप देखिए, बाहर से बुलाए जा रहे हैं कि आओ, अब हम डर चुके हैं, हाँ आप आके मेरा प्रचार करो किसी तरह। मतलब कहना वही हुआ कि सियारा उहे बा, बस खाली रंग बदल ले बा। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें लीड करना है तो ओपोजिशन में आने की जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ लोगों को डरा के भी, मतलब सरकार को डरा के भी अपना काम करवा सकते हैं। जैसे प्रशांत किशोर अभी आए तो उनके डर से सरकार ने बहुत सारा काम किया। तो उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे जब हमारे बिहार में इतना बड़ा बड़ा रेप कांड हो रहा था? अभी रिसेंट का बात है, ज्यादा नहीं, 3-4 महीने के पहले का बात है, हमारे नाला रोड में ही लड़की को मार के फेंक दिया गया। आपको क्या लगता है उसमें कोई कांड नहीं था? किसी बड़े नेता का हाथ नहीं था? जहाँ तक आपने बात किया कि नाला रोड के सुलक्षणा पैलेस से जो लड़की की मौत हुई थी, क्या आपने वो वीडियो देखा था? मैंने लड़की का फोटो देखा था, लड़की का शरीर देखा था, और ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ लड़की ऊपर से कूद गई थी। आपने, शायद आपको पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास वो वीडियो था जिसमें, क्योंकि मैं प्रशासन से जुड़ा रहता हूं, प्रशासन से हर कभी भी कोई काम हमारे क्षेत्र में होता है तो मैं लोगों के साथ, अगर गलत होता है तो उनके साथ जाके प्रशासन से मिलता हूं। तो मुझे वो वीडियो दिखाया गया, विदिन अ मिनट वो लड़की ऊपर चढ़ी और 1 मिनट के अंदर कूदने का वीडियो था। तो अगर 1 मिनट में कोई ऊपर चढ़ा 4 तल्ला और वहाँ से समय सिर्फ 1 मिनट का रहा, तो इतने देर में रेप का कोई तो ये भी तो हो सकता है कि उस बीच भी उसके साथ कुछ हुआ हो, किसी ने छेड़खानी की हो रोड पे, अचानक कोई लड़की किसी अनजान पैलेस में जाके, अचानक किसी बिल्डिंग में जाके, जहां वो कभी गई नहीं है, वहां जाके कूद गई। उसे कैसे पता कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैं 22-23 सालों से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी नहीं पता था कि उस बिल्डिंग का रास्ता किधर से जाता है, या वो बिल्डिंग में कोई रहता भी है या नहीं। और वो लड़की जो इस एरिया में रहती भी नहीं है, वो पार्क रोड साइड की लड़की है, उसे पता है कि उस बिल्डिंग का रास्ता किधर से जाता है, वो कभी तो वहां गई होगी। इस चीज पे कभी, इस मुद्दे पे कभी सरकार ने बात ही नहीं की। सरकार छोड़ो, ओपोजिशन ने भी कुछ बात नहीं की। और यहाँ का छोड़ो, अगर हम ललित भवन के पास जाके देखते हैं तो ललित भवन के पास भी सेम कांड हुआ था, जो लड़की कूड़े के पास मिली। तो क्यों किसी ओपोजिशन ने सरकार से क्वेश्चन नहीं किया? करना चाहिए था ना सरकार से क्वेश्चन, क्यों नहीं किया ओपोजिशन ने क्वेश्चन? आपने अगर प्रशांत किशोर की बात की है तो मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर जब से इस क्षेत्र में, मतलब ये बेसिकली ये पढ़े लिखे समाज से आते हैं और इतने एजुकेटेड हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से, जब ये यूएस में थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको गुजरात में अपने क्षेत्र में अपना ब्लूप्रिंट बनाने के लिए उनको बुलाया, और वहाँ से लेके, मतलब वो धीरे धीरे, उनको चाणक्य बोला जाता है, मतलब इतने रणनीति बनाने में वो तेज हैं कि जिसके कारण
अभी आप रिसेंट में जानती हैं कि थलापति विजय जो है वो उनको भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में बहुत हेल्प किया है। तो जब जागो तभी सवेरा, ऐसा कहावत मैंने सुना है बचपन से कि जब जागो तभी सवेरा। तो उनके दिमाग में भी ये चल रहा था। लेकिन अगर इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं, किसी ऐसे सामने वाला जो है वो पूरा संगठन खड़ा है आपके विरुद्ध में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है लोगों की लोगों की साथ की। दूसरा, इस लोगों के काम में आपको धन की भी जरूरत होती है। तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए पहले उन्होंने अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से पैसा अर्जित किया। उसके बाद वो समाज को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने पद यात्रा किया। जिस आदमी को सभा में, सांसद में जाने के लिए वो चाहते, तो ऐसा कोई किसी पार्टी में इतना दम नहीं था। अगर वो बोल दे कि मुझे सांसद बनना है, एमएलसी बनना है, तो उनको डायरेक्ट एंट्री मिलता। चलिए, अगर जीत जाता है प्रशांत किशोर, हम मानते हैं प्रशांत किशोर यहाँ से जीत गए, क्योंकि ऐसे भी बहुत अभी हवा चल रही है, बीजेपी की बहुत ज्यादा बुराई भी हुई है, स्टूडेंट यूनियन में तो मतलब बहुत ही बुराई चल रही है बीजेपी की, तो चांसेस तो हैं कि जीत सकते हैं प्रशांत किशोर जी। लेकिन अगर वो जीत जाते तो उनका सबसे बड़ा मोटो, सबसे बड़ा उनको यहाँ पे खामी क्या दिखता है बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी का, जो वो चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि रोड तो काफी अच्छा बनाया है हमारी सरकार ने, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, रोड में काफी काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। और इस एरिया में देखा जाए, अगर मैं बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो लगभग मैं जितने भी एरिया जाती हूँ वो सारा एरिया बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी में ही आता है। तो अगर उस सारे एरिया में देखूँ तो ऐसा नहीं है कि बहुत अनसेफ फील होता है। हाँ, रात में कई जगहों पे है कि लाइट्स नहीं है तो वहाँ अनसेफ है, लेकिन मैक्सिमम एरिया तो बहुत सेफ है। तो ऐसा कौन सा स्पेशल चीज है जो वो चेंज करना चाहते हैं, जो बीजेपी इतने सालों से नहीं कर पाई? सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आप एक विधायक चुन रही हैं। विधायक का जो सीमित कार्य जो होता है वो बहुत सीमित होता है, उनका जो फंड होता है वो सीमित होता है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो जो ये नली गली नल जल योजना में जो बंदर बाट चलता है, ये 30% कमीशन कोई लेता है, कोई 10%, कोई 20% कमीशन लेता है, तो सबसे पहले तो ये आप मान के चलिए कि ये खत्म होगा। और जिस दिन ये खत्म हो गया तो आपको नली गली का कभी दिक्कत नहीं होगा। और जब आप बोल रही है सड़क का, एक बरसात आने दीजिए, अभी तुरंत सड़क बना है ना, लेकिन आप ये एक बरसात आने के बाद इनका असली चेहरा सामने दिखने लगता है। जैसे ही बरसात होता है, रोड पे फिर से बढ़ने लगती है पानी, नाले की पानी रोड पे आने, लोग मजबूर हो जाते हैं घर से निकलने में। ऐसा भी दिन मैंने देखा है इस बांकीपुर में, यही साहित्य सम्मेलन के बगल वाले रोड में गर्दन तक पानी लग जाता था और नाले के कारण घर से निकलना लोगों का दुभर हो जाता था। और आज इतना डेवलपमेंट हो गया, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हमारा बिहार आज भी पीछे है, आज भी हर चीज़ में पीछे है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, आज भी बिहार बहुत पीछे है। आप बिजनेस वर्क से आप लोग आते हैं, लेकिन आज देख लीजिए बिजनेस का क्या हाल है। सुबह अगर आप दुकान खोल देते हैं तो 12, 1 बजे, 2 बजे तक बोहनी पे आफत होती है। क्योंकि हम भी हैं इसी मार्केट में, तो मुझे पता है लोगों का दर्द क्या है। उसके बाद प्रशांत किशोर के आने से उन तमाम लोगों में डर हो जाएगा जो जिनके मन में चोर है। जिनके मन में चोर है वो डर जाएंगे और वो काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज सिर्फ एक शेर के खड़ा होने से 40 लोग पूरे इंडिया के जितने भी इनके तंत्र में हैं शामिल, सारे लोग इस बिहार के धरती के बांकीपुर में घर से घर घूम रहे हैं, जो कि जिनका चेहरा देखने के लिए हम लोग सिर्फ टीवी और यूट्यूब और इस पे देख पाते थे। अगर काम किए हुए रहते तो इतने लोग, अगर मेरा परिभाषा देना है कि अगर मुझे कहना है लोगों को मेरा परिचय देना है, अगर मेरे बारे में जानना है, तो वो मेरे घर के लोगों से जानेंगे, ना कि मुझे बुलाना पड़ेगा बेंगलोर से, दिल्ली से। अगर मेरा परिचय देने के लिए लोग आ रहे हैं बाहर से, तो वो पेड प्रमोशन उसी को बोलते हैं। ये पेड प्रमोशन है, लोगों को बाहर से बुला के यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई हम इनके साथ हैं। एक अकेला शेर इतने पे भारी है, तो इनको देखिए एक बार मौका। मैंने ये भी नहीं कहा कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये बांकीपुर का सौभाग्य है कि इनको 4.5 साल का मौका मिला है। तो आपने 15 साल आरजेडी को दिया, 20 साल जदयू को दिया, मैं सिर्फ 4.5 साल की बात करता हूँ, सिर्फ 4.5 साल। एक विधायक को तो दे ही सकते हैं, इतना तो बनता है हक कि कोई एक आदमी अपना हर चीज त्याग करके
आपके लिए खड़ा है, आपके लिए बोल रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा है, तो क्या उसको हम 4.5 साल भी नहीं दे सकते? जबकि इसके आने से हमारा सरकार नहीं गिरने वाला है। तो ऐसा तो कोई तंत्र नहीं है कि हम 4.5 साल भी एक व्यक्ति को न दे जो पढ़ा लिखा है। और इनके विपक्ष में जो लोग खड़ा है उन्हें उनसे परिचय पूछ दीजिए तो उनको बगल में झांकना पड़ता है कि मेरा परिचय क्या है। तो ये जितनी पढ़ी लिखी आप है, जितनी सूझ आपको है, जिस तरह से आपने सवाल पूछ पूछ के पसीने छुड़ा रहे हैं मेरे को, तो आप ये समझ सकती हैं कि जब एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तो समाज में बदलाव जरूर होगा। तो इस बदलाव के लिए मैं कहूँगा आप अपने पापा मम्मी, अपने चाचा चाची सबसे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि एक बार वोट प्रशांत किशोर को दें। प्रशांत किशोर वो आवाज़ है जो हम तमाम आम आदमी के, जो जाति धर्म से उठ के खड़ा है हम लोगों के लिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, और तहे दिल से मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जहाँ तक मेरा ये वीडियो जाए, उन तमाम बांकीपुर के माननीय जनता से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ वोट में हिस्सा लें और हमेशा वोट उसको करें जो पढ़ा लिखा हो, जो शिक्षा की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो पलायन के रोके। क्योंकि आपने कोरोना का समय भी देखा है, लोग मजबूर थे साइकिल पे आने के लिए। आपने अभी कुछ दिन पहले ही गैस के किल्लत के कारण लोग पलायन जो देखना था वो कैसे आते थे, साइकिल से लोग, रिक्शा से लोग, टेम्पू से आते थे। तो उन गरीबों का हक अगर मांगना है तो कभी कभी हक मांगने से नहीं पड़ता है, छीनना पड़ता है। तो प्रशांत किशोर वो आवाज़ है कि वो हर गरीब के साथ खड़ा रहेगा, डट के खड़ा रहेगा। हम वोट तो देंगे, लेकिन हमारा ये कुछ डिमांड्स है सरकार से। अगर हम वोट देते हैं तो हम भी सरकार से चाहेंगे कि वो अपोजिशन में स्ट्रांगली खड़ी हो, ना कि बाकी नेताओं की तरह वो भी सरकार के पीछे पीछे चलती रहे कि हाँ चलो कम से कम कुछ तो मिला। ये नहीं हो कि मतलब इतने बड़े प्लेट में अगर मुझे थोड़ा सा मिठाई मिल गया तो खा के निकल ले रहे हैं। वो फायदा अगर सरकार उठाएगी तो आने वाले 4.5 सालों में वापस से सीएम का चुनाव भी होगा, जिसमें वापस से प्रशांत किशोर जी खड़े होंगे। इसके पहले वाले चुनाव में आपने नतीजे देखे हैं कि उन्हें कितने कम वोट मिले थे। कहीं ये ना हो कि वापस से वो दोहराना पड़ जाए। तो इसलिए ये चीज़ सरकार के हाथ में है। अगर वो जीतती है और वो आती है तो सरकार के हाथ में है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करती है। अब हम उम्मीद करते हैं उनसे कि अगर हम उन्हें लाते हैं, ऐसा तो मैं वादा नहीं कर सकती हूँ कि वो आएंगे, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं यहाँ पे, कंस्टिट्यूएंसी काफ़ी बड़ी है। सिर्फ चूड़ी मार्केट या बाकरगंज या गांधी मैदान तक सीमेंट नहीं है, ये काफ़ी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। तो उन्हें वर्क करने के लिए 4.5 साल बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, बहुत छोटा कार्यकाल होता है। क्योंकि आधा समय आपका कुछ समय खा चुका है कोई नेता, तो आपको काम तो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सीएम का पद जीतना। आइए जानते हैं कि बाकी जनता का क्या सोच है इस पर। आपको क्या लगता है? अभी इन्होंने इतना कुछ बताया है हमारी सरकार के बारे में और प्रशांत किशोर जी के बारे में, और भी लोग खड़े हैं यहाँ पे। आपका क्या सोच है, क्या आपका राय है इस बारे में कि क्या करना चाहिए सरकार को, और किस तरह से सरकार का फेलियर रहा है, या आने वाली सरकार को क्या काम आप देखना चाहती हैं करता हुआ? मैं तो बस यही चाहूँगी कि अगर नया कोई चेहरा आना चाहते हैं तो मैं ये चाहूँगी जो भी पुराने चेहरा हम लोग उसका देख चुके हैं कि वो लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। अगर कुछ बदलाव आना चाहता है तो लोग ये चाहे कि ठीक है न्यू चेहरा लाए और कुछ बदलाव देखे। 4.5 साल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर इन 4.5 सालों में ही हमें लूट लिया तो जिस तरह से हम लोग इतने सालों से लुटा रहे हैं तो 4.5 सालों में और लुटा लेंगे। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि सारी चीज़ तो हम लोग के हाथ में ही होती है, जनता के हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि जनता और पब्लिक कुछ कर नहीं सकती हैं, तो लोग ये गलत सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सारा चीज़ हम लोग के ही हाथ में होती है और हम लोग ही सब चीज़ कर सकते हैं। तो इनका कहना था कि हम 4.5 साल भी गवा के देख सकते हैं, लेकिन अगर इस सरकार ने भी हमें लूटा तब क्या करेंगे हम? क्या आप बताना चाहेंगे? आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है अगर ये सरकार भी 4.5 साल तक हमें वैसे ही लूटती है जैसे बाकी सरकारों ने भी हमें लूटा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी उम्मीद है ये सरकार काम करेगी। कौन सी सरकार? ये देखिए क्या होता है। जन सुराग जी हैं जो, ठीक है, आपको लगता है कि वो काम करेगी? हमें तो डाउट हो रहा है कि पहले भी लोग काफ़ी भीड़ में आते थे इलेक्शन के लिए, तो जो ज़्यादा भीड़ बनाते हैं वो जल्दी जीतते नहीं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इसलिए अपने मुकाम पर ही रहिए और बने रहिए। आप ही जीतिएगा, चाहे जो भी जीते पार्टी वो वर्क करेगा
तभी उसका अगला साल निदान होगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारी समस्या है, बांकीपुर में भी ऐसा नहीं है कि कोई समस्या नहीं है, काफी काम हुआ है तो काफी काम नहीं भी हुआ है। अब देखते हैं आगे आने वाला चेहरा कौन होता है। तो आपके रिपोर्टर को वापस माइक देते हुए, ये इस बच्ची ने जो हमारा जो विजन है उसने ये पूरा क्लियर कर दिया कि ये 4.5 साल में अगर आप काम करते हैं तो ये मेरा ये मैसेज डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी के लिए है कि जैसे इस बच्ची ने बोला कि अगर 4.5 साल आपने काम किया तो हम आपको अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। हाँ, अगर इस 4.5 साल में अपना अच्छा सब चीज किया यहाँ पर कि पब्लिक को ये लगेगा कि हाँ ये हमारे मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो हम लोग सबसे पहला वोट उन्हीं को देंगे, प्रशांत किशोर जी को। तो ये बांकीपुर की जनता का सवाल और जवाब है, जहां एक बच्ची है जो प्रेस रिपोर्टर बनी। और मुझे अब मैं असली प्रेस रिपोर्टर को बुलाना चाहूंगा। भैया आप आ जाएं। बहुत बड़ा हाँ रीजन है। हाँ, आप आ जाएं क्योंकि आपने ये मौका हम लोगों को दिया। एक बच्ची है जिसने प्रेस रिपोर्टर का रोल अदा किया और मुझे जवाब देना था, क्योंकि मैं हमेशा सच के साथ खड़ा हूं और मैं प्रशांत जी के साथ खड़ा हूं। और मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी मेरे इस वीडियो को देखें और कैसे उन्होंने नारी शक्ति को भी आवाज दिया है वो देखना चाहिए उनको। और 4.5 साल का समय आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इसका जो एजेंडा है वो आप हमें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, हमारे समाज के जो बच्चियां हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पता होना चाहिए। अच्छी बात है, इसलिए हमने इनको माइक दिया कि सब लोग कहता है कि गोदी मीडिया, अब गोदी मीडिया से कुछ अलग हट के, क्योंकि ये आम जनता है और ये आम जनता है, तो दोनों एक दूसरे से वार्तालाप किए और जो इनके मन में था वो बताए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये विचार? तो मैं एक बार फिर से बांकीपुर के तमाम समस्त जनता से ये अपील करूंगा, जितने भी, चाहे मैं हूं या जो भी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, मैं ये अपील करूंगा कि वोटिंग में हिस्सा ले, क्योंकि आपके वोट की ताकत, क्योंकि आपके वोट की ताकत वो ताकत है जो बिना देखे, बिना लोगों के, ये लोगों को बदल सकती है चीजों को। अगर परिवर्तन चाहिए तो वोट कीजिए। अगर आपको घर से नहीं निकल पा रहे हैं जो बुजुर्ग, उनको साथ लेके जाइए, लेकिन वोट जरूर कीजिए, क्योंकि बांकीपुर वो धरती है जहां पे वोटिंग का परसेंटेज हमेशा बहुत कम रहा है। तो आप तमाम समस्त बांकीपुर की जनता से मेरा ये अनुरोध है, आग्रह है कि कृपया वोट करें। और वोट क्रमांक संख्या 9 स्कूल का बस्ता छाप जन सुराज के लिए करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बिहार को एक नई दिशा मिले, हमारा बिहार एक नई दिशा में बढ़े, तरक्की हो, रोजगार हो और शिक्षा हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार।